भविष्य के लिए कोई डिसीजन लेने तो उसमें फायर बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपना काम और तेज करता हूँ। उत्तराखंड पहला राज्य हो जाएगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का कानून हम लागू करेंगे। उत्तराखंड के अंदर पांचों की पांचों सीटें भारी बहुमत से हम जीतेंगे। एक एक क्षण और एक एक पल मैंने अपने राज्य को समर्पित किया है। तो मैं यही कह सकता हूं कि हमेशा जो अपना सर्वोत्तम होता है वो सर्वोत्तम देने का हमेशा मेरा प्रयास रहता है और उसी के लिए पूरी तरह से समर्पित होके मैं लगा रहता हूं अपने प्रयासों में। फ्लावर से फायर के सफर की सर बात यहाँ पर हो रही है। आपके लिए तो आप जिससे भी मिलते हैं हर किसी का यही कहना होता है कि आप बहुत सौम्य है, सॉफ्ट स्पोकन है, तो ये तो फ्लावर की क्वालिटीज होती हैं। नहीं, जहाँ पर देखिए ऐसा है कि जहाँ सौम्य होना है वहाँ पर हम सौम्य रहते हैं और ये हमारे संस्कार हैं कि हमेशा सभी से अच्छे से रहना है, अच्छा व्यवहार करना है और ये हमारी भारतीय संस्कृति भी कहती है कि सभी को सम्मान देना है, सबके साथ बहुत बच्चों की तरह व्यवहार करना है। लेकिन जब डिसीजन लेने हैं, राज्य के हित में डिसीजन लेने हैं, समाज के हित में डिसीजन लेने हैं, भविष्य के लिए कोई डिसीजन लेने, तो उसमें फायर बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको गुस्सा आता है? नहीं, बहुत कम। और जब आता है तो क्या करते हैं आप? नहीं, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपना काम और तेज करता हूँ। आपने कहा कि ये संस्कार है आपके कि सौम्य बन के रहते हैं, जहां जरूरत होती है वहां फायर वाली क्वालिटीज भी आती हैं। लेकिन ये वही दौर है, चुनाव का मौसम जैसे नजदीक आता है तो जहरीला सांप जैसे बयान भी सामने आने लगते हैं। आपको क्या लगता है, चुनाव जीतने के लिए ऐसे बयान देने की जरूरत है क्या? नहीं, मैंने तो कभी भी ऐसा बयान कोई दिया नहीं। और जिन लोगों ने दिया है, देखिए आज देश के अंदर मैं कहूं कि एक तरह का जो जागरण हुआ है, यानी कि जो लोगों के अंदर जागृति आई है, एक नया संस्कार डेवलप हुआ है, उसमें लोग काम को देखते हैं, लोग विश्वास पर वोट करते हैं। और वो उत्तराखंड में भी हुआ पिछले चुनाव में। यहाँ लोग कहते थे कि एक बार इस पार्टी की सरकार बनती है, एक बार दूसरी पार्टी की सरकार बनती है और हर चुनाव में सरकार बदल जाती है। लेकिन हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में, उनके विजन में और उनका जो राज्य के साथ लगाव था, उसको लोगों ने देखा और हम लोगों को फिर से मौका दिया। आपका कोई रोल नहीं था दोबारा जीतने में? नहीं, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था। मेरी पार्टी ने जो मुझे काम दिया था और सबसे बड़ा जो चमत्कार था वो हमारे प्रधानमंत्री जी का था, क्योंकि उनका उत्तराखंड की धरती से और उत्तराखंड के लोगों से जो लगाव था और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार के उत्तराखंड के अंदर काम हुए थे वो वास्तव में अभूतपूर्व थे। और इसीलिए जनता ने सारा मिथक तोड़ा और नया इतिहास बनाया, फिर से हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया। धामी जी, काम अभूतपूर्व थे, बहुत से वादे भी अभूतपूर्व थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड में क्या जरूरत है? देखिए, हमने जो भी वायदे किए हैं, एक तो मैं आपके आज इस शो से, यहाँ से मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जो भी हमने वायदे किए हैं, जो भी हमने संकल्प लिए हैं, हम एक एक संकल्प को पूरा करेंगे। और उसमें से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमारा संकल्प है। और इस संकल्प पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस आम चुनाव से पहले अपना मैंडेट दिया है। और आप कह रही हैं क्या जरूरत है उत्तराखंड में? इसलिए जरूरत है कि उत्तराखंड धर्म, अध्यात्म, संस्कृति का केंद्र है और ये दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, हमारे देवी देवताओं का देवभूमि। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे राज्य से प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, कहीं ना कहीं देश में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो इसलिए इस प्रदेश के अंदर रहने वाले, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी अलग पंथ का हो, संप्रदाय का हो, किसी अलग धर्म का हो, हमने कहा है कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी समय समय पर यह बात अपने उसमें कहा है कि सभी राज्यों को
इस दिशा में काम करना चाहिए और समान नागरिक संहिता लागू करने की तरफ बढ़ना चाहिए। हम इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। हमने कमेटी का हमने आज से 1 साल पहले इसके लिए हमने कमेटी गठित की थी और कमेटी ने काफ़ी सारा काम कर लिया है, स्टेक होल्डरों से भी बात कर ली है, लगातार जनता के बीच में जाकर भी उनके भी मत ले लिए हैं, सबके सुझाव भी ले लिए हैं। अपना ड्राफ्ट कमेटी बना रही है और ड्राफ्ट बनाते ही और उन्होंने जून के आखिरी तक, उन्होंने कहा है इस वर्ष के जून के आखिरी तक कमेटी अपना ड्राफ्ट तैयार कर लेगी और जैसे ही ड्राफ्ट हमको मिलेगा हम उसको लागू कर देंगे। उत्तराखंड पहला राज्य हो जाएगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का कानून हम लागू करेंगे। और मैं आपके आज इस मंच से ये भी कहना चाहता हूं कि हम तो इसको लागू करेंगे ही, देवभूमि है, देश के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा है वो भी इसको लागू करें। वो तो आप कह रहे हैं कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी समुदाय को टारगेट करने के लिए है, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है कि हम तुष्टीकरण पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। तुष्टीकरण उन्होंने किया है जिन्होंने देश पर 55 सालों तक, 60 सालों तक देश की सत्ता पर जो काबिज रहे हैं। उन्होंने हमेशा देश को बांटने का काम किया है, उन्होंने हमेशा वोटों के लिए राजनीति की है, उन्होंने हमेशा अपने स्वार्थों के लिए देश के साथ समझौतों पर समझौते किए हैं। और आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के आधार पर काम हो रहा है। धामी जी, आप कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर सवाल तो लैंड जिहाद के बाद भी वही उठ रहा है। वो कह रहे हैं कि टारगेट पे मुसलमान ही है क्योंकि मज़ारों पर बुलडोजर चल रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं तो आप ही से पूछ लेता हूँ इतने सब एक प्रश्न की, आपको लगता है कि जो सरकारी जमीनें हैं उन जमीनों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण होना चाहिए? हमने तो एक समान बात करी है कि सरकारी जमीनों पर कहीं पर भी कोई भी अतिक्रमण होगा तो उसको खाली कराया जाएगा। और हम सबसे कह रहे हैं कि भाई अगर किसी ने कहीं पर अतिक्रमण किया है तो वो स्वतः ही उसको हटा लें, अन्यथा कानूनी रूप से जो कानूनी प्रक्रिया वो की जाएगी। और कानून तो सबके लिए बराबर होता है, वो किसी धर्म और मजहब के आधार पर नहीं बटा होता है। चुनौती आपके सामने, आपने कहा कि हम ये चुनौती स्वीकार करते हैं कि 2025 में उत्तराखंड को सबसे नंबर 1 राज्य बनाएंगे, लेकिन वो चुनौतियां आपकी खत्म होती नहीं है। आए एकदम से चुनाव हो गया, फिर अब ये वाला साल है, उससे पहले कोविड की चुनौती के बाद वो चुनाव हुआ था, अब अगला फिर लोकसभा चुनाव है, तो और वहां पर 5-0 आपको फिर से करके दिखाना है। अब ये जो बार बार बात जो हो रही है कि मुस्लिम समुदाय कहीं नाराज ना हो जाए, तो उससे कम से कम 1 सीट या 2 सीट हरिद्वार वाली सीट पे तो असर पड़ेगा। देखिए, अब देश की जो जनता है वो कामों के आधार पर चयन करती है और मैं ऐसा मानता हूं कि 2024 का जो चुनाव है, देश के पास इस समय एकमात्र अगर कोई नेता हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और उनके नेतृत्व पर और उनके ऊपर विश्वास पर किसी को तनिक भी संदेह नहीं है। और उत्तराखंड के अंदर 5 की 5 सीटें भारी बहुमत से हम जीतेंगे। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारे सामने मैं कहूँ जो आप चुनौती कह रहे हैं, चुनौती नहीं, हम इसको लक्ष्य मानते हैं। हमने लक्ष्य लिया है कि जितने अंतर से पिछली बार हम जीते थे उससे अधिक अंतर से इस बार जिताकर भेजना हमारा लक्ष्य है। उधर विपक्ष ने अपना लक्ष्य रखा है कि वो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब मैं कहूं कि जैसे बरसात आती है तो बरसात के समय में वो सारे सांप, नेवला, बिच्छू, मेढक, केकड़े सारे के सारे एक साथ मिल जाते हैं। वैसे ही इस समय जो है बरसात के भय से जो है ये हो रहा है। ये बेमेल गठबंधन है, ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है और देश की जनता को भी इस पर कोई भरोसा नहीं है। पर धामी जी, आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर तो जीत ही जाएंगे और दूसरा कोई चेहरा है ही नहीं, तो उसमें आपका कितना रोल, धामी जी का कितना रोल 5 सीट के लिए? हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश चल रहा है और कोई चुनाव, छोटा चुनाव भी होता है तो मोदी जी के नाम से होता है। और उसमें हम लोग एक कार्यकर्ता के नाते जो हमारा काम होता है, लोगों के बीच में जाकर अपनी बातों को कहना और जो हमने काम किया उनको बताना, वो काम हम लोग बखूबी करेंगे और मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता करेंगे। आज भी आप मन की बात कार्यक्रम के लिए देश भर में और दुनिया भर में ये बात हुई, आप भी एक आयोजन में थे, तो
क्या फर्क देखा है आपने इन 100 मन की बात में? देखिए, मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से उनका अभिनंदन मैं करना चाहता हूं कि वो दुनिया के पहले ऐसे शासक हैं, दुनिया के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अनवरत रूप से किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से 100 एपिसोड पूरे किए हैं। और इन 100 एपिसोडों में उन्होंने उन लोगों को आगे लाने का काम किया है जो लोग काम तो बहुत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, रात दिन अनुसंधान कर रहे थे और पूरे समर्पण के साथ अपने कामों में लगे हुए थे, उनको पहचान नहीं मिल पा रही थी। बड़ी संख्या में, छोटा सा राज्य है, ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते, अब रोक सकते नहीं है लोगों को, नहीं तो रोजगार छिन जाएगा। और अगर छोड़ दिया तो छोटा सा राज्य और इतने श्रद्धालु नहीं। देखिए, एक पूरे उस समय में जब जोशीमठ की घटना हुई थी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जोशीमठ की घटना के बाद पूरे देशवासियों के मन में एक प्रकार से संशय पैदा हो गया था, संदेह की स्थिति पैदा हो गई थी और कुछ उसको ज्यादा बड़ा चढ़ा कर भी दिखाया गया। अभी मैं आपको बताऊं कि जोशीमठ में जितने होटल हैं, अगर 100 होटल काम करते थे, 100 होटलों के काम होते थे, तो उसमें से मात्र 3 और 4 होटल प्रभावित हुए हैं, यानी कि 3% ऑक्यूपेंसी प्रभावित हुई है, मात्र ओनली 3%। तो उसका बहुत बड़ा असर नहीं है। और 20,000 से ज्यादा लोगों ने लगातार, जिस दिन से 27 तारीख से कपाट खुले हैं बद्रीनाथ जी के, लगातार भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। और केदारनाथ जी का तो आप देखिए कि सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त हो गए, सारे रिकॉर्ड टूट जा रहे हैं। और पिछले 20 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, 5,000 से भी ज्यादा टेंट हमारे प्रभावित हो गए हैं, बर्फ उसमें बहुत चढ़ गई है, 5 फुट 6 फुट तक बर्फ चढ़ी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो आस्था है, जो श्रद्धा है लोगों की, प्रकृति भी उसको रोक नहीं पा रही है। और हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप मौसम की जानकारी पहले कर लें, उसके बाद ही अपनी यात्रा करें, क्योंकि ये यात्रा बहुत कठिन है और बहुत हिमाच्छादित क्षेत्र में है, दुर्गम है, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है। लेकिन उसके बाद भी आस्था का दौर है, लोग आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आने वाले सभी यात्रियों की, सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सरल हो, अच्छी हो, उनकी कोई कठिनाई उनको न हो, उस पर हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं। यात्रा की बात आपने की, तो और भी कई तरह की यात्राएं हो रही हैं और मंदिर भी जाते हैं लोग चुनावों में। राहुल गांधी को आप इस यात्रा में इनवाइट करेंगे, 4 धाम यात्रा में? देखिए, ये भगवान का जो स्थान है, बाबा केदार का स्थान, बाबा बद्री विशाल का स्थान, हमारे अन्य देव स्थान, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, ये केदार खंड हो, उधर मानस खंड, बाबा शिव की भूमि कैलाश मानसरोवर हो, यहाँ किसी को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है किशोर भाई। यहाँ तो भगवान जिसको चाहते हैं उसको बुला लेते हैं वो भी आएंगे तो उनका भी स्वागत है। क्योंकि वो मंदिर भी जाते हैं ना, चुनाव में तो दिखते भी हैं जाते हुए। नहीं, देवभूमि में सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं और सभी को आना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए। धामी जी, इन दिनों एक चर्चा हो रही है पर्दों की, लाखों रुपए के पर्दे मिल रहे हैं, आपके आवास में पर्दों की कीमत कितनी है? पता नहीं, मैंने तो देखे नहीं कभी और हमारे यहाँ तो पुराने ही सब पर्दे हैं, कोई ऐसा नया तो कुछ लगाया नहीं हमने। और ऐसे क्षेत्र जो अभी तक अनछुए हैं, जिन पर हम परमानेंट रूप से आगे बढ़ सकते हैं, हम उन सभी को लेकर काम कर रहे हैं। 5 लाख रोजगार की आपने बात कही, 5 लाख रोजगार की आप बात कर रहे हैं, इतने भर से युवा रुक जाएगा उत्तराखंड में, पलायन बंद हो जाएगा? मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो हमारी सरकारी नौकरियां हैं, उन सरकारी नौकरियों से बेरोजगारी समाप्त नहीं होने वाली है। और हम अपने इस प्रकार के उपक्रम करना चाहते हैं, सरकार के जो काम है वो इस प्रकार के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्वरोजगार की ओर बढ़े, स्वरोजगार की ओर बढ़े, अपना रोजगार करें और अपने रोजगार के साथ साथ जहां वो अपने को रोजगार देने का काम करेंगे, अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगे। और हमारे युवा वो रोजगार मांगने वाले न बने, आने वाले समय में वो रोजगार देने वाले बने। हम इस थीम पर काम कर रहे हैं। एक कोशिश जो आपकी अभी दिखी, आप अश्विनी वैष्णव जी से भी मिले, कि
उत्तराखंड में रेल नेटवर्क का और विस्तार हो, क्योंकि जो एक बड़ा काम हुआ अंग्रेजों के ज़माने में हुआ, उसके बाद फिर धीमी गति पे उत्तराखंड में रेल नेटवर्क चला गया, उसके बाद थोड़ी सी और बढ़त आई, लेकिन वो उस तरह से नहीं है जितना विदेशों में पहाड़ी राज्यों में होता है। देखिए, अभी रेल के क्षेत्र में तेजी से यहाँ विकास हो रहा है। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे यहाँ पर उन्होंने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है उसके काम को तेजी से आगे बढ़ाया है, और कुछ ही सालों में हम लोग ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की यात्रा, जो कि एक पूरे पहाड़ों में और टनलों में वो यात्रा होगी, वो काम लगभग हमारा पूरा होने वाला है। आने वाले समय में हमारा टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन, उसका भी ब्रॉडगेज का सर्वे का काम प्रारंभ होने वाला है, वहाँ भी ट्रेन जाएगी। इसी प्रकार से गंगोत्री तक की, इसी प्रकार से देहरादून तक आने वाली दोहरी लाइन की हम लोगों ने मांग की है। दिल्ली जाने के लिए और ट्रेनों की बात की है। हल्द्वानी से दिल्ली जाने का जो समय ज़्यादा लगता है उसके लिए भी हमने बात करी है। देहरादून से लेकर टनकपुर, जो कि हमारा सीमांत क्षेत्र है, माँ पूर्णागिरी का एक उत्तर भारत का बहुत बड़ा केंद्र है वहाँ पर, और 35-40 लाख प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु वहाँ आते हैं। तो उन स्थानों से भी, दिल्ली के लिए भी, देहरादून के लिए भी, और यात्रा सीजन में 2 ट्रेनें अश्विनी वैष्णव जी ने, रेल मंत्री जी ने चलाई हैं। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मथुरा से और कासगंज एटा होते हुए उन्होंने ट्रेन हमको दी है, और भी हमने उनसे ट्रेनों की बात करी है। वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए भी मैंने उनसे अनुरोध किया है। तो आने वाले समय में ये हमारा नेटवर्क मजबूत होगा। इसी प्रकार से किच्छा से खटीमा रेल लाइन, जो काफ़ी समय से अवेटेड है, प्रतीक्षारत है, उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि अब चूंकि इसमें एक क्लॉज यह भी है कि राज्य और केंद्र बराबर के हिस्सेदार होते हैं, तो हमने उनको कहा कि हमारे राज्य के उतने संसाधन नहीं है, जैसा अभी आप ही ने कहा इतना हमारे ऊपर कर्जा है पहले से, तो हमने कहा कि केंद्र को इसको वहन करना चाहिए। तो उन्होंने उस पर भी मुझे सहमति दी है। तो मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका भी धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। एक सर्वे यहाँ पर जिसका मैं जिक्र करूंगी, जो हाल ही में आया, जिसमें आपको मोस्ट हैंडसम सीएम का टैग दिया गया, इस पर मिसेस धामी ने क्या कहा? देखिए, टैग कोई भी मिले, आपको कुछ बना दिया जाए, कोई टैग दे दिया जाए, ये एक अच्छी बात है। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस लायक मुझे समझा, लेकिन मैंने हमेशा इस बात के लिए काम नहीं किया कि आलोचना मिलेगी, कि इसमें समालोचना मिलेगी, कि इसमें मुझे बड़ाई मिलेगी। मैंने हमेशा इसलिए काम किया है कि मैं सबसे अच्छा कर पाऊं, अच्छे से अच्छा दे पाऊं और कुछ करके दिखा पाऊं। यानी कि बचपन से मैंने यही सोचा है कि मैं कुछ बनूं या न बनूं, लेकिन मैं कुछ करके दिखाऊं। नहीं, पर मिसेस धामी तो हैंडसम तो मानती है ना आपको? उनका रिएक्शन हम तो जानना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, सभी को अच्छा लगता है, अगर कोई भी टैग मिलता है तो उनको भी अच्छा लगा होगा। आपको अगर चॉइस दी जाए कि आपको कौन सा टैग दिया जाए, तो आप कौन सा टैग चूज करेंगे? नहीं, हमेशा हर व्यक्ति चाहता है कि वो जो काम कर रहा है उसको मान्यता मिले। जैसे आज मन की बात में मैं देख रहा था कि मणिपुर की एक बहन को जो है प्रधानमंत्री जी ने मान्यता दी, एक कश्मीर वाले को मान्यता दी, ऐसे ही एक हमारे उत्तर प्रदेश वालों को मान्यता दी। जिन जिनको उन्होंने मान्यता दी, विषम परिस्थितियों में, एक पॉलीथीन के क्षेत्र में काम कर रहे थे, गंगा उसको हिमालय को स्वच्छ करने के लिए, तो उनको अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे वो उन्होंने सबने कहा कि जब से आपने मन की बात में हमारा नाम लिया, हमारा रोजगार, हमारा काम कई गुना बढ़ गया। यानी कि जो 1-2 लोगों के साथ काम करते थे वो सैकड़ों लोगों के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं काम को प्रोत्साहन भी देना चाहिए। और मैं आभारी हूँ उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का कि उन्होंने हमको इस आम चुनाव में, छोटे से कार्यकाल में, अपनी मान्यता भी दी, अपना प्रोत्साहन भी दिया, अपना आशीर्वाद दिया और फिर से हमको काम करने का अवसर प्रदान किया।